हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इंडियन पॉलिटी को एकदम बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो आज ये है बेसिक चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के चैप्टर में जनरली जो पढ़ाया जाता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। पढ़ाया जाता है कंपनी का रूल, और कंपनी के रूल में क्या पढ़ाते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, और पता नहीं कौन कौन से एक्ट पढ़ा देंगे तुमको। मैंने भी यही सब इस स्लाइड में एक्चुअली लिख रखा है, लेकिन मैं शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत बोरिंग है। अगर मैंने वहाँ से शुरुआत करी तुम सो जाओगे, आधे तो बस यौन करोगे, हाँ वह करके सो निकल जाओगे सोते हुए, क्या अरे नहीं देखना, सब आता मुझको तो पहले से ही। तो मैं इस चैप्टर को रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से शुरू ना करते हुए, मैं क्योंकि नाम है चैप्टर का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो मैं इतिहास से शुरू करूँगा। ठीक है, इतिहास की छोटी छोटी कहानियाँ बताऊँगा थोड़ी थोड़ी। तो मैं शुरू करूँगा इस चैप्टर को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, 1600 में एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक चार्टर पर साइन किया, और उस चार्टर पर साइन करते हुए एलिजाबेथ फर्स्ट ने बोला कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मैं 15 साल के लिए मोनोपोली ट्रेडिंग राइट्स प्रोवाइड करती हूँ कि बेटा जाओ और इंडिया में ट्रेड करके आओ। ठीक है। अच्छा, ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओरिजिनल नाम इसका क्या है? तो जब इतिहास पढ़ेंगे तो हम इसको जानेंगे कि इसका ओरिजिनल नाम क्या है। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, ज़्यादा लोड नहीं लेना किसी को कि अरे यार थोड़ा धीमे बोलो, मतलब तुमने पता लगा वीडियो को स्लो कर दिया कि नहीं, मैं हम तो लिखेंगे इसको, कॉपी नहीं लिखना, कॉपी पे नहीं लिखना है। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं उसको 10 बार बोलूँगा, तुमको ऐसे ही याद हो जाने वाला है। कंपनी का नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज़। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यही है कंपनी। तो इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस्टेब्लिश हुई 1599 में, तो ये 1599 में एक मर्चेंट एडवेंचर्स कोई एक ग्रुप था, उसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन जनरली हर एंट्रेंस एग्जाम में 2-3 साल बाद रिपीट हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंग्लैंड, हु वाज द मुगल एम्परर इन इंडिया। जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई, उस वक्त भारत में मुगल बादशाह कौन था? तो इसका दिख देगा ए ऑप्शन जहांगीर, बी ऑप्शन अकबर, सी ऑप्शन हुमायूं, डी ऑप्शन शाहजहां। बच्चे मार के चले आते हैं जहांगीर, क्योंकि ए ऑप्शन बहुत प्यारा होता है हमको तो ए दिखता है, उसके बाद नीचे तो हम जाते ही नहीं देखने के लिए। जबकि इसका आंसर क्या है? अकबर। और अकबर का पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो हमको अब से एक काम करना है, शॉर्ट में नाम नहीं याद करने हैं कि हम जहांगीर का नाम जहांगीर, हुमायूं को हुमायूं, जो एक्चुअल में उनका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, इस नाम को याद रखना है हम लोगों को। तो इसके बाद जब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उस वक्त बादशाह हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में भी हम लोग इतिहास में जब पढ़ेंगे तब बहुत अच्छा पढ़ेंगे कि आखिर मोहम्मद अकबर सच में महान थे या उनको अकबर द ग्रेट बना दिया गया। ये भी पढ़ेंगे कि महम अंगा मतलब मोहम्मद अकबर के शासन को पेटीकोट साम्राज्य क्यों बोला गया, पेटीकोट एम्पायर क्यों बोला गया, ये भी पढ़ेंगे। साथ में ये भी जानेंगे उसी अकबर के वीडियो में जब अकबर को पढ़ेंगे कि आखिर महम अंगा के बेटे अधम खान को अकबर ने कौन से टशन में टेरेस से 2 बार फेंकवा दिया, मरवा दिया। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे। 1608 में भाई मैंने तुम्हें बोला कि एलिजाबेथ फर्स्ट ने चार्टर पे साइन करके भेज दिया है 15 साल के लिए मोनोपोली ट्रेडिंग राइट्स देकर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जाओ बेटा ट्रेडिंग करके आओ। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाज़ निकला है, भारत पहुंचेगा, और 1608 में एक जहाज़ पहुंचा है, विलियम हॉकिंस पहुंच चुके हैं भारत में हेक्टर नामक जहाज़ से। और विलियम हॉकिंस जब भारत में उतरे तो उनका सामना हुआ है यूरोपियन कंपनी जो पहले से भारत में इस्टेब्लिश है, जिसका नाम है पुर्तगीज़ कंपनी से। उनका जो उसका जो नाम है पुर्तगीज़ कंपनियों का, एस्तादो दी इंडिया। नहीं, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। पुर्तगालीज जो पुर्तगाल के लोग हैं, वो लोग भारत में पहले से इस्टेब्लिश अपनी फैक्ट्री कर चुके हैं। ठीक है, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं तुमको बताऊंगा कि यूरोपियन कंपनी का एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी, जब यूरोपियन कंपनीज़ का आगमन हुआ तो किस क्रम में हुआ। तो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो कंपनी भारत में आई उसका नाम था पुर्तगालीज कंपनी। पुर्तगीज सबसे पहले भारत आई। तुमने नाम सुना होगा, बहुत फेमस नाम है, वास्को दी गामा, है ना। तो वास्को दिगामा के बारे में जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे अल्बुकर्क कौन था, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा कौन था, वहाँ पे पढ़ेंगे जाके हिस्ट्री में। तो देखो, पुर्तगाली भारत में पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। विलियम हॉकिंस सूरत पहुँचेगा
उतरेगा जहाज़ से और सामना हो जाएगा पुर्तगालियों से। पुर्तगाली ऑब्वियस सी बात है रिस्ट्रेन करेंगे। रिस्ट्रेन क्यों करेंगे, रोकेंगे क्यों इसको, विलियम हॉकिंस को? क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो आया है इंग्लिश अंग्रेज जो इंग्लैंड से आ रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, ट्रेडिंग का फरमान इशू कराना जहांगीर से। जहांगीर को बस भैया सोर्स लगाए, पौवा लगाएगा जहांगीर से कि भैया बस दे दो फरमान हमको, और दुनिया के अलग अलग तरीक़ों से रिझाने की कोशिश करेगा जहांगीर को। तो पहले तो सामना हुआ विलियम हॉकिंस का पुर्तगालियों से। वहाँ से किसी प्रकार से छूटे हैं विलियम हॉकिंस और पहुँचे हैं आगरा जहांगीर के दरबार में। तुमको फोटो दिखाई दे रही है, जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस पहुँच चुके हैं और जहांगीर को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। भाई कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ना, पौवा लगाने, सोर्स लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कि आप ऑल मेजेस्टी क्या हैं, आप तो महान हैं भारत में, पूरे विश्व में बस आप ही का नाम चलता है। ऐसी बातें करेंगे विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जब पहुँचेंगे दरबार में, अच्छा मैं कुछ बातें ऐसी बोल दूंगा बीच वीडियो में जो हो सकता है, मतलब उसको एकदम दिल पे मत ले लेना, ठीक है। मैं जानबूझ के ऐसी कहानी जोड़ता हूँ जो तुम्हारे दिमाग में सेट बैठ जाए पूरी तरीके से, ताकि तुम्हें वो नाम ना भूलें जो मैं नाम तुमको याद कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो विलियम हॉकिंस जब पहुँचा है, दरबार के अंदर पहुँचा है, तो उसने टर्किश लैंग्वेज में जहांगीर से बात की है। बाबर की जो बेसिक लैंग्वेज, जो दरबार की लैंग्वेज थी टर्किश, उस लैंग्वेज में बात की है। और इसी प्रकार कहीं ना कहीं विलियम हॉकिंस ने जहांगीर को कुछ हद तक प्रभावित कर लिया है। अब जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस का रोज़ आना जाना लगा हुआ है। यहाँ तक कि विलियम हॉकिंस रोज़ रोज़ एक नई ब्रांड लेकर आते हैं जहांगीर के पास, और एक टेबल पर ब्रांड सजाई जाती है और पी जाती है। समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दोस्त मिल गए हैं बहुत ख़तरनाक, और दोस्ती बहुत गहरी होती है जब शुरुआत होती है पीने की। तो ये जहांगीर और विलियम हॉकिंस की दोस्ती बहुत गहरी हो गई है, और गहराई दोस्ती में जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो विलियम हॉकिंस ने कह मारा कि भैया फरमान जारी कर दो, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है। जहांगीर ने कहा मेरे दोस्त फरमान तो इशू कर दूँ, लेकिन पुर्तगीज़ वालों ने बहुत धमकाया हुआ है कि भाई अगर फरमान जारी कर दिया तो सोच लेना ऐसी की तैसी कर देंगे तुम्हारी। तो पुर्तगीज़ का डर है, डर मतलब पुर्तगीज़ का प्रभाव है जहांगीर के ऊपर। पुर्तगीज़ ने इन्फ्लुएंस करके रखा हुआ जहांगीर को बहुत अच्छे से। तो जहांगीर विलियम हॉकिंस को फरमान तो इशू नहीं कर पाता, लेकिन हाँ अपने दोस्त को कुछ ना कुछ तो देगा। तो वो अपने दोस्त को एक टाइटल देता है, एक उपाधि देता है, इंग्लिश खान का टाइटल। और साथ ही साथ अपने दोस्त विलियम हॉकिंस की शादी कराता है एक अर्मीनियन स्त्री के साथ, ठीक है। तो ये इंग्लिश खान का टाइटल, क्वेश्चन पूछा जाता है, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जहांगीर गेव द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान टू, लिख देगा ए ऑप्शन विलियम हॉकिंस, बी ऑप्शन थॉमस रो, सी ऑप्शन उंडी पुंडी कुछ नाम लिख देगा, डी ऑप्शन नाम लिख देगा पेल्सर्ट, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा विलियम हॉकिंस, ठीक है। चलिए आगे देखो, विलियम हॉकिंस जब फरमान जारी कराने में नहीं सफल हो पाया तो ऑब्वियस ही बात है वापस इंग्लैंड की तरफ लौटेगा, इंग्लैंड की। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं और घुमा के पूछ सकता हूँ, मैं थोड़ा सा पॉज ले गया। इस क्वेश्चन को घुमा के और लिया जा सकता है। अगर मैं तुमसे पूछूं हु गेव द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान टू विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी, तो मैं लिख दूंगा ए ऑप्शन मोहम्मद अकबर, बी ऑप्शन जहांगीर, सी ऑप्शन शाहजहां, डी ऑप्शन बाबर। तो आंसर क्या बताओगे तुम, जहांगीर, ठीक है। विलियम हॉकिंस वापस लौट गए हैं, इंग्लैंड पहुंचे हैं, और इसी क्रम में 1611 में एक ब्रिटिशर्स और भारत पहुंचा जिसका नाम था मिडिल्टन। मिडिल्टन भारत आए। मैंने तुमसे बोला पुर्तगीज़ पहले से भारत में हैं, और मिडिल्टन का संघर्ष पुर्तगीज़ के साथ होगा, और ये संघर्ष 1611-12 में एक युद्ध के रूप में प्रवर्तित होगा। इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ स्वाली। स्वाली एक स्थान है जो कि सूरत में है। इस बैटल ऑफ स्वाली में एक तरफ सेना है पुर्तगालियों की, एक तरफ सेना है इंग्लिश की, और इस बैटल में जीतने वाले हैं इंग्लिश, मतलब ब्रिटिशर्स जीत जाएंगे, पुर्तगीज़ हार जाएंगे। और इस युद्ध को लीड कर रहा है अंग्रेज़ों की तरफ से, इंग्लिश की तरफ से कैप्टन बेस्ट। बेस्ट का नाम बेस्ट ही हो गया, मतलब बेस्ट कर दिया उसने पुर्तगालियों को हराया और जीत हासिल की। जहांगीर की नज़रों में अंग्रेज़ों की इज्जत बढ़ने वाली है, जहांगीर की नज़रों में अंग्रेज़ शेर होने वाले हैं, और शेर के साथ दोस्ती हर कोई करना चाहता है। जहांगीर अंग्रेज़ों से दोस्ती करेगा और 1613 में एक फरमान इशू करेगा कि भैया फैक्ट्री इस्टेब्लिश सूरत में कर लो, और इस प्रकार से 1613 में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो जाएगी सूरत में अंग्रेज़ों की, ठीक है। कुछ लोग अभी इस पॉइंट पर आके पॉज लेंगे और सोचेंगे, जो पढ़े लिखे हैं, जो काफ़ी बार मेंस लिख के बैठे हुए हैं, या जो प्री कई बार निकाल चुके हैं, जो एग्ज़ाम डिफरेंट दे रहे हैं, कि सर नहीं गलत है ये, कि पहली फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने जो इस्टेब्लिश की वो एक्चुअली सूरत में नहीं इस्टेब्लिश की। हाँ जो आप सोच रहे हो एकदम ठीक सोच रहे हो, सूरत में नहीं इस्टेब्लिश की। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताइए परमानेंट, मतलब
परमानेंट फैक्ट्री जो अंग्रेजों ने इस्टेब्लिश की वो कहाँ पर इस्टेब्लिश की, तो आंसर होगा सूरत। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए अंग्रेजों ने अपनी पहली टेम्पोररी अस्थाई, मतलब जो स्थाई नहीं है, उसको कहाँ पर इस्टेब्लिश किया, तो आंसर होगा मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो जब हम इतिहास पढ़ेंगे तब मैं तुमको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, पढ़ेंगे तो हम साउथ इंडिया के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो 1613 में फरमान इशू हो गया सूरत में फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए। इसी क्रम में 1615 से 1619 या 1618 के बीच में एक व्यक्ति और भारत पहुंचा है। जेम्स फर्स्ट ने अपना एक एम्बेसडर भेजा है जिसका नाम है थॉमस रो। थॉमस रो भारत पहुंचे हैं, और थॉमस रो के भारत में पहुंचने का उद्देश्य क्या है, तो थॉमस रो के भारत में पहुंचने का उद्देश्य है कि भाई फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली, अब ट्रेड करने का भी तो फरमान दे दो। तो ट्रेड करने का फरमान एक्चुअली लेना है। तो ट्रेड के फरमान को जारी करवाने के लिए थॉमस रो भारत पहुंचे हैं, और जहांगीर से ये विनती कर रहे हैं कि भैया फरमान इशू कर दो, परमिशन दे दो हमको कि हम डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में इस्टेब्लिश कर लें अपनी फैक्ट्रीज़, और साथ में हमें एक फरमान इशू ये भी कर दो कि हम ट्रेड कर पाएँ। ठीक है, रिसेंटली शायद पीसीएस यूपी पीसीएस 2016 या 17 में क्वेश्चन रखा हुआ था कि थॉमस रो भारत किस ईयर में आया, और ऑप्शन लिखा था 1615 टू 1619, बी ऑप्शन लिखा था 1614 टू 1615, सी ऑप्शन को जैसे लिखा था तो उसका आंसर था 1615 टू 1619। ठीक है, 1615 से 1619, 4 साल वो भारत में रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना थॉमस रो के बारे में। इसी क्रम में 1619 से 1623 के बीच में आगरा, अहमदाबाद, भरूच, बड़ौदा, इन कई सारे स्थानों में फैक्ट्री डिफरेंट प्लेसेस में फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कर दिया गया। ठीक है, इसी क्रम में 1639 में साउथ इंडिया में फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में इस्टेब्लिश कर दी गई। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते चले जा रहे हैं, 1700 में हम जंप मार रहे हैं सीधे, 1700 में फोर्ट विलियम इस्टेब्लिश कर दी गई कलकत्ता में। फोर्ट विलियम का डायग्राम मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो ये फोर्ट विलियम है, फोर्ट विलियम इस्टेब्लिश कर दी गई कलकत्ता में। इसी क्रम में 1707 में मुगल शासक, जिसे जिंदा पीर की संज्ञा दी गई, जिसे जिंदा पीर बोला गया, खतरनाक शासक, एक खतरनाक बादशाह है एक्चुअली। और ये बादशाह जिसको म्यूज़िक पसंद नहीं, जिसको डांस पसंद नहीं, जिसे चलती फिरती कुरान कहा जाता है, जिंदा पीर का नाम दिया गया है उसको। औरंगज़ेब की डेथ हो जाएगी 1707 में, और औरंगज़ेब की डेथ होने के साथ ही मुग़ल सत्ता एक तरीके से हिलने लगेगी, क्योंकि चरम अब अंत की ओर बढ़ रही है मुग़ल सत्ता। औरंगज़ेब खतरनाक बादशाह था मुग़ल एम्पायर का। तो औरंगज़ेब की डेथ होने के बाद, औरंगज़ेब जब मर गया है, इसके बाद कुछ राज्यों ने, जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं, जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं उनकी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल बंगाल, हैदराबाद और अवध, इन राज्यों ने अपने आप को ऑटोनोमस स्वायत्त घोषित कर दिया। ठीक है, और इन राज्यों के, ये जो अवध हैं, बंगाल है और हैदराबाद है, इनके जो इम्पोर्टेंट गवर्नर हैं, जिनका जनरली कोई क्वेश्चन पेपर में नाम पूछ लिया जाता है, तो बंगाल का जो इम्पोर्टेंट गवर्नर था उसका नाम था मुर्शिद कुली खान, अवध का इम्पोर्टेंट गवर्नर था सादत खान, और हैदराबाद का इम्पोर्टेंट गवर्नर था चिन कुलिज खान, जिसे निज़ाम उल मुल्क भी कहा गया। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हिस्ट्री में मैं इसको तोड़ूंगा बहुत अच्छे से, अभी तो तुम्हें बस ब्रीफ दे रहा हूँ हल्का हल्का। अच्छा, इसी क्रम में 1717 में फ़र्रुखशियर गद्दी पर बैठा। देखो, औरंगज़ेब के मरने के बाद मुअज़्ज़म खान गद्दी पर बैठा, जिसे बहादुर शाह प्रथम भी कहा गया। मुअज़्ज़म खान के मरने के बाद जहांदर शाह गद्दी पर बैठे, जिसे लंपट मूर्ख कहा गया। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम को बोला गया है शाह ए बेखबर, जहांदर शाह को बोला गया लंपट मूर्ख, और जहांदर शाह के बाद गद्दी पर बैठे हैं फ़र्रुखशियर। फ़र्रुखशियर के बारे में ये बोला गया है कि फ़र्रुखशियर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, कि फ़र्रुखशियर ने खुश होकर, हम भारतीय हैं, हम बहुत जल्दी खुश होते हैं, तो कोई हल्की सी हमारी इज्जत कर देना तो हम बहुत भयंकर खुश होते हैं, ये हम में क्वालिटी है, इसे मैं विशेषता मानता हूँ, इसको मैं कमी नहीं मानता, ये क्वालिटी है हमारे अंदर। तो फ़र्रुखशियर बहुत जल्दी खुश हुआ किसी बात से अंग्रेज़ों से, और वो बात क्या थी कि फ़र्रुखशियर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, और बीमार होने के बाद उसको सही होने के लिए दुनिया भर के उसने हथकंडे अपना लिए, लेकिन सही हो नहीं पा रहा था। तब अंग्रेज़ों के एक डॉक्टर ने, जो डॉक्टर अंग्रेज़ था, ब्रिटिशर्स था, उसने फ़र्रुखशियर को जब सही कर दिया तो उससे खुश होकर फ़र्रुखशियर ने एक गलती की है 1717 में, कि उसने दस्तक इशू कर दिए हैं, ड्यूटी फ्री ट्रेड प्रोवाइड कर दिया है, कि बॉम्बे और मद्रास में भाई साहब अंग्रेज़ों से बोला कि आओ और फ्री में ट्रेड करो। तो तुम खुद बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि एक बैंक में जाओ और तुम उस बैंक में
तुमको 500 रुपये लेने की आज़ादी है, तो तुम बैंक में जाओगे और 500 रुपये कुछ नहीं देना है, बस जाना है बैंक में, 500 रुपये उठाने और चलते बनना है। तो तुम बैंक जाओगे और 500 रुपये उठाओगे, चले जाओगे, है ना। अब मैं तुम्हें सेकंड कंडीशन देता हूँ, मैं तुमसे बोलूँ बैंक जाओ और बेटा फ्री एकदम सब कुछ, जितना पैसा तुम ले सकते हो लो, तो तुम क्या करोगे? बैंक भैया फ्री कर दिया मैंने, तो तुम बैंक पहुँचोगे तो तुम जेब में भी भरोगे, 2-4 नोट मुंह में भी भर लोगे, है ना, हर जगह रख रख के नोट लाओगे, क्योंकि तुमको लालच दिख गई है। अंग्रेज़ों को भी यही दिख गया, जब उनको मिला ड्यूटी फ्री ट्रेड तो उन्होंने कहा नोचो भाई, जितना नोच पाओ नोच लो, नोचना शुरू कर दिया। तो कुछ होते हैं जो मतलब इसी क्रम में आगे देखते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं तो बताता हूँ थोड़ी देर में। इसी क्रम में मैंने बोला कि औरंगज़ेब के मरने के बाद बंगाल ने अपने आप को अलग घोषित राज्य कर दिया, ऑटोनॉमस स्टेट हो गया है वो। तो बंगाल एक एक्चुअली में अंग्रेज़ों के लिए सबसे प्रिय जगह रही है ना। बंगाल क्यों प्रिय रही है, तो फिर इतिहास में जाएंगे, फिर समझेंगे इसके बारे में। संसाधन बहुत अच्छे हैं वहाँ पर, समुंदर के किनारे लग रहा है, मुझको ऐसा लगता है, मैप में देखोगे तो तुमको दिखाई देगा, नदियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये इतिहास में भूगोल में जाएंगे तब पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये मतलब बंगाल का जो नवाब है अलीवर्दी खान, उसको दिखाई दे रहा है कि अंग्रेज़ एक्चुअली में दस्तक का मिसयूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली में दस्तक है क्या चीज़? तो दस्तक वह एक तरीके का एक तुम कह सकते हो कि फ़रोख्शियर के द्वारा दिया हुआ वो फरमान है। दस्तक वह चीज़ है, वो पास है जो कि मर्चेंट, जो कि कंपनी को दिया गया है उनके ट्रेड को फ्री करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, अलीवर्दी खान को फिर दिक्कत क्या है? अलीवर्दी खान को दिक्कत इसलिए हो गई कि कंपनी तो दस्तक का यूज़ कर ही रही है, मतलब फ्री ट्रेड तो कर ही रही है, लेकिन जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो भी उसका यूज़ कर, उस दस्तक का यूज़ कर रहे हैं। उस पास को दिखाते हैं, निकल लेते हैं अपना सामान लेकर, है ना, पास को दिखाते हैं, चले आते हैं सामान लेकर। तो इससे अलीवर्दी खान को दिक्कत, अलीवर्दी खान को दिक्कत है कि ब्रिटिशर्स मिसयूज़ कर रहे हैं दस्तक का, और साथ ही साथ फ्रांस की कंपनी और अंग्रेज़ों की कंपनी फोर्टिफिकेशन कर रही हैं अपनी फैक्ट्रीज़ की। फोर्टिफिकेशन का मतलब किलेबंदी कर रही हैं। तो अलीवर्दी खान फाउंड द मिसयूज़ ऑफ दस्तक एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्रीज़। तो अलीवर्दी खान का खून जगा, बोले ना बेटा ये नहीं होगा भाई, दस्तक का मिसयूज़ नहीं करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहते कहते इसी क्रम में अलीवर्दी खान की डेथ हो जाएगी। कहते कहते का मतलब नहीं दस्तक का यूज़ नहीं करोगे और डर के मारे मर गए, ऐसा नहीं कहते। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं कहानी जोड़ रहा हूँ बस। अलीवर्दी खान की डेथ होगी, उनका ग्रांड सन जिसका नाम है सिराजुद्दौला, वो गद्दी पर बैठेगा बंगाल की। बंगाल की गद्दी पर नया खून बैठेगा, और नया खून जब बंगाल की गद्दी पर बैठेगा तो नई बातें करेगा एकदम। क्या नई बातें करेगा? सिराजुद्दौला बोलेगा अंग्रेज़ों से, डोंट मिस यूज़ दस्तक एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्री। भाई दस्तक का मिसयूज़ नहीं करोगे, दुरुपयोग नहीं करोगे और किलेबंदी नहीं करोगे। अब अंग्रेज़ों को लगा कि क्या मतलब, बेवकूफ़ लोग हैं, ठीक है, सुना अनसुना, एक कान से सुना अंग्रेज़ों दूसरे कान से निकाल दिया, नहीं मान रहे हैं। तो गुस्से में आया सिराजुद्दौला और उसने चढ़ाई करी है जाके फोर्ट विलियम पे, और फोर्ट विलियम पे चढ़ाई करते हुए उसने फोर्ट विलियम को सीज़ कर दिया। जब फोर्ट विलियम को सीज़ कर दिया तो भाई अंग्रेज़ों को बंगाल पर तो वैसे भी अधिकार करना है, वो तो मौका ढूंढ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती ऐसी हो जाए। सीज़ कर दिया है तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को पीछे हटना पड़ेगा। जब सीज़ किया तो अंग्रेज़ों को तो पीछे हटना पड़ेगा ना। ऐसे सिराजुद्दौला चढ़ाई करें कलकत्ता पर। इसका बदला लेने के लिए एक रणनीति तैयार की गई। रणनीति क्या तैयार की गई? एक इंसिडेंट जो जानबूझकर पैदा किया गया। इतिहास तो यही कहता है कि पैदा किया गया, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं सच है, कुछ कहते हैं इसको पैदा जानबूझ के बनाया गया, स्ट्रेटजिकली इसको जनरेट किया गया। इस इंसिडेंट का नाम है ब्लैक होल इंसिडेंट। ब्लैक होल इंसिडेंट क्या कहता है? अंग्रेज़ों ने बोला कि जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को सीज़ किया तो एक छोटे से कमरे में, बहुत ही ज़्यादा छोटा कमरा है, 14x18 का मोस्ट प्रोबेबली कमरा है, उस कमरे में उसने 300 लोगों को बंद किया, कैद किया, और 300 प्लस लोगों को बंद करके उस कमरे को सीज़ कर दिया। उस कमरे को जब सीज़ कर दिया तो हवा ना आने के कारण, सफोकेशन के कारण बहुत सारे लोग मर गए। बस एक दद्दू बचे हैं, बुढ़ऊ आदमी बचे हैं, वो ही बाहर आके बता रहे हैं कि ये है ऐसा ऐसा सिराजुद्दौला ने हमारे साथ किया है। इस ब्लैक होल इंसिडेंट के आधार पर एक युद्ध होने जा रहा है। डेट है 23 जून 1757, स्थान है प्लासी का मैदान, और इस प्लासी के मैदान में एक तरफ सेना खड़ी हुई है रॉबर्ट क्लाइव की, और ये रॉबर्ट क्लाइव है ब्रिटिश इंडिया का नेतृत्व कर रहा है रॉबर्ट क्लाइव, और एक तरफ खड़े हुए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के साथ उनके सेनापति हैं मीर जाफ़र।
और मीर जाफ़र के अलावा जो और लोग भी इस युद्ध से संबंधित, इस बैटल से संबंधित, उनका नाम है राय दुर्लभ, मानिक चंद। तो क्या होता है इस बैटल में, जब ये बैटल चल रहा है तो इस बैटल में इतिहासकार वर्णन कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, इस बैटल का इतिहासकार वर्णन कर रहे हैं। इतिहासकार क्या वर्णन कर रहे हैं? इतिहासकार लिख रहे हैं अपनी किताबों में कि युद्ध के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव की सेना को सिराजुद्दौला की सेना गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। तुम कहोगे गलत है भैया, ये गलत बता रहे हैं, ये सुनना, सही से सुनना, मैं तुमसे बोल रहा हूँ। क्या बोला? ये इतिहासकार बोल रहे हैं कि युद्ध के मैदान में सिराजुद्दौला की सेना रॉबर्ट क्लाइव की सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। इसका मतलब जीत कौन रहा है? तुम कहोगे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जीत रहे हैं। मीर जाफ़र पहुँचेगा सिराजुद्दौला के पास, बोलेगा ये समय ऐसा है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जीत तो रही हैं आराम से, कोई दिक्कत तो लग नहीं रही, देख ही रहे हो आप मैदान में क्या चल रहा है। ऐसा करिए, आप अपने राज्य की ओर लौटिए और ये जो युद्ध है ये हम लोगों के हाथों में सौंपिए और आप अपने राज्य मुर्शिदाबाद की तरफ कूच करिए। सिराजुद्दौला मान जाता है और ये सबसे बड़ी गलती है उसकी, वो मान जाता है, वो मुर्शिदाबाद की ओर कूच करता है। और इधर मीर जाफ़र अपनी सेना के साथ हथियार को डाल देते हैं, पीछे हट जाते हैं। और जैसे ही मीर जाफ़र पीछे हटते हैं, इसका मतलब धोखा दिया है किसने? मीर जाफ़र ने। किसको? सिराजुद्दौला को। और इस जीते जिताए युद्ध को सिराजुद्दौला हार जाते हैं। यही है बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी स्थान है, पलाशी या प्लासी एक स्थान है जो कि बंगाल में है। इस बंगाल में प्लासी के युद्ध में हार जाएंगे सिराजुद्दौला, जीतते हुए, और जीतेगा रॉबर्ट क्लाइव। इसको बोला गया टेम्पररी विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, टेम्पररी विक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स, सॉरी। ब्रिटिशर्स का मतलब ब्रिटिश की परमानेंट विजय नहीं है, ये किसी ने धोखा दिया तब जीते हैं, वरना तो हार ही रहे थे। भाग रहा था रॉबर्ट क्लाइव, पेड़ के पीछे छुपा हुआ था एकदम डरा हुआ, लेकिन क्योंकि मीर जाफ़र ने साथ दे दिया इसलिए जीते कौन? रॉबर्ट क्लाइव। देखो अब ये ऑब्वियस सी बात है भाई, जिसने युद्ध में धोखा दिया है और जिसने युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया उसी को तो इनाम मिलना चाहिए। तो इनाम किसको मिलेगा? तुम खुद बताओ, इनाम किसको मिलेगा? मीर जाफ़र को। कौन देगा इनाम? अंग्रेज मीर जाफ़र को इनाम देंगे, और इनाम देंगे तो बंगाल की सत्ता पकड़ा देंगे मीर जाफ़र को कि भैया गद्दी बैठो, तुम हो हमारे नवाब। मीर जाफ़र को गद्दी पे बिठा दिया जाएगा। सिराजुद्दौला को गद्दी से फेंक दिया जाएगा। मीर जाफ़र गद्दी पर बैठेंगे, बनेंगे नवाब बंगाल के। और जैसे ही नवाब बनेंगे, भाई देखो गांधी जी ने कहा है, गांधी जी ने बोला कि इंसान अपना असली कैरेक्टर तब शो करता है जब उसको सत्ता दे दी जाती है ना। जब तक उसके हाथ में सत्ता नहीं है तब तक वो तुमको असली कैरेक्टर शो नहीं करेगा, लेकिन सत्ता आते ही वो असली कैरेक्टर शो करेगा तुमको अपना। तो सत्ता किसके हाथ में आ गई? मीर जाफ़र के हाथ में सत्ता आई। और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों से बोला, क्या बोला? डोंट मिस यूज़ फरमान एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्री। अबे ओए, डोंट मिस यूज़ फरमान, फरमान का प्रयोग नहीं करोगे और किलेबंदी नहीं होगी। तो पलट के पता अंग्रेजों ने क्या बोला? अबे चुप बे कुत्ते। कुत्ता क्यों भाई? इसलिए बोला कुत्ता कि भाई हम ही ने तो तुमको पाला है, हम ही तो तुमको वहाँ बैठाया है, हमारे ही तो देने पे तुम पल रहे हो और तुम हम पे ही चौड़े हो रहे हो। ये जब मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने मतलब कहा कि चुप बे कुत्ते, तो मीर जाफ़र को जब धमका दिया अंग्रेज़ों ने, तो मीर जाफ़र ने एक षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा? मीर जाफ़र ने षड्यंत्र क्या रचा कि मीर जाफ़र ने, मैं तुमको बताया सबसे पहले पुर्तगाली आए भारत में, उसके बाद डच आए हैं, जिन्हें डच हॉलैंड के लोग, और उसके बाद इंग्लिश आए हैं। तो डच भी भारत में हैं इस टाइम, हैं, चल रहे हैं इस टाइम। तो मीर जाफ़र ने कहा अच्छा कुत्ता, मतलब तुम मुझे धमकाओगे? तो मीर जाफ़र ने डचों के साथ एक योजना बनाई। बोला देखो भाई, मैं तुमको आर्मी प्रोवाइड कराऊंगा, मैं तुमको जो संसाधन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो तुमको दिलाऊंगा। तुम्हें करना युद्ध अंग्रेज़ों के साथ, जीतना है, पीछे से बैक हैंड में मैं रहूँगा हमेशा। डच भी चढ़ गए। डचों ने अंग्रेज़ों से की लड़ाई, और इस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ बेदारा। वेस्ट बंगाल में ही जगह है, या इस युद्ध को हम कहते हैं बैटल ऑफ चिंसुरा। बैटल ऑफ बेदारा हुआ, और इस प्रकार 1759 और 1760 में बैटल ऑफ बेदारा में अंग्रेज़ों की सेना ने डचों को भी पटक के मारा। तो पहली बार किसको मारा था? पुर्तगालीज़ को बैटल ऑफ स्वाली में।
अब किसको मार रहे हैं? बैटल ऑफ बेदारा में किसको मार रहे हैं? डचों को मार रहे हैं अंग्रेज। देखो धीमे धीमे 18, अभी देखो आगे चलेंगे 1760-64 के बीच में जाएंगे तब हमको पता लगेगा कि वांडीवाश का युद्ध होगा 1760 जनवरी 1760 में, और उस वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेज फ्रांस को ही मारेंगे गिरा गिरा के। तो पोर्तुगीज़ को हटा दिया है अपने सामने से अंग्रेज़ों ने। अब बैटल ऑफ बेदारा हुआ है, डचों को भी अंग्रेज़ों ने हटा दिया है। और ये हमने पढ़ रखा है कि कर्मों का फल सबको घूम के मिलता है। मीर जाफ़र को उसके कर्मों का फल मिल चुका है। और ये कर्म का फल कैसे मिला? इस कर्म का फल मीर जाफ़र को मिला है किस प्रकार? मीर जाफ़र को इस कर्म का फल मिला है उसके अपने दामाद के द्वारा। तो सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया? मीर जाफ़र ने। और मीर जाफ़र को धोखा कौन देने वाला है? मीर कासिम। और धोखा कैसे देने वाला है? ये खबर पहुंचा के कि भैया ये डचों के साथ जो युद्ध हुआ है इसमें हमारे ससुर जी ही हैं जो हाथ है जिनका। तो अब किसको इनाम दिया जाएगा? अंग्रेज़ अब इनाम देंगे किसको? मीर कासिम को, जिसने साथ दिया है उसको इनाम दिया जाएगा। तो मीर कासिम को अब इनाम दिया जाएगा। और मीर कासिम को जब इनाम दिया जाएगा तो सत्ता पर, बंगाल की सत्ता पर काबिज होगा मीर कासिम। मीर कासिम को बंगाल की सत्ता पर काबिज कर दिया जाएगा। मीर कासिम बंगाल की सत्ता पर बैठेंगे। और मैंने तुमसे बोला है, महान हस्ती ने बोला है कि जो व्यक्ति सत्ता पाता है तो अपना करेक्टर शो करता है। मीर कासिम अपना करेक्टर शो करेंगे, चरित्र दिखाएंगे और क्या बोलेंगे? ओए अंग्रेजों, डोंट मिसयूज दस्तक एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्री। भैया फरमान का मिसयूज़ नहीं करोगे और किलेबंदी नहीं होगी तो अंग्रेज़ क्या कहेंगे? भाग। और अंग्रेज़ दौड़ा लेंगे मीर कासिम को कि अब तुमको बताते हैं बहुत बोल रहे हो। मीर कासिम को खदेड़ देंगे, ऐसा खदेड़ेंगे कि मीर कासिम पहुंचेगा अवध, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, क्योंकि सब परेशान हैं अंग्रेज़ से, और मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकेंड के साथ एक रणनीति बनाई जाएगी और युद्ध का आगाज़ होने जा रहा है। इस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। डेट है 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध होने वाला है। बक्सर मतलब बिहार में एक स्थान, एक मैदान, जिसमें एक तरफ खड़े हुए भी है मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकेंड की एक ट्रिनिटी, एक तीनों लोगों की सेना, और एक तरफ खड़े हुए हैं हेक्टर मुनरो जो ब्रिटिशर्स की सेना के सेनापति हैं। अच्छा, तुमको ये ध्यान देना पड़ेगा, जब बक्सर का युद्ध हो रहा है, जब मीर कासिम को खदेड़ा गया है बंगाल से, उसी बीच अंग्रेज़ों ने एक बार फिर से मीर जाफ़र को बंगाल की सत्ता पर बैठा दी, बंगाल की सत्ता में काबिज कर दिया। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ड्यूरिंग दी बैटल ऑफ बक्सर हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल, तो बच्चे मान कहते हैं मीर कासिम ना। बंगाल का नवाब बक्सर के युद्ध के दौरान था मीर जाफ़र। ठीक है, क्योंकि मीर कासिम तो युद्ध लड़ रहे हैं, उसी दौरान मीर जाफ़र, क्योंकि भाई ये मीर जाफ़र समझ में ज़्यादा आ रहा है अंग्रेज़ों की कि चलो कम से कम ये भौंक रहा है, काट तो नहीं रहा है। मीर कासिम तो काट रहा था। तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकेंड की एक संयुक्त सेना ने आक्रमण किया है हेक्टर मुनरो के साथ। और ऐसा कहा जाता है कि इन तीन नवाबों की एक बड़ी सेना इस हेक्टर मुनरो की छोटी सेना के सामने घुटने टेक देगी। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? तो देखो, अंग्रेज ने 1757 से जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ और 1764, इन सालों में अंग्रेज़ों ने वॉर टैक्टिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया, भारत में युद्ध कौशल की बहुत ज़्यादा बातें करी हैं। तो पता लगा हम लेकर चले आ रहे हैं हाथी, मतलब मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकेंड हाथी लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, हाथी चल रही है चिंगाड़ते हुए, और वहाँ से उन्होंने दाग दिया एक गोला, पटाखा दाग दिया, पटाखा बजा, हाथी चल रहे थे अंग्रेज़ों की सेना की ओर, गोले दगे और मतलब अबाउट टर्न, हाथियों ने क्या किया, अपना पूरा मतलब 180 डिग्री घूम गए और अपनी सेना कुचल डाली, है ना। हम लेके चले घोड़े, तीर मारेंगे। तो भाई बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो मतलब भारत के बिल्कुल अगेंस्ट में चली गई। और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में या बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की छोटी सी सेना ने तीन नवाबों की संयुक्त सेना को बुरी तरीके से हराया। ठीक है, और ये बोला गया कि भारत में अंग्रेज़ों ने अपने पाँवों को धंसा दिया है। ठीक है, ये है भारत में अंग्रेज़ों की परमानेंट विक्ट्री, एक स्थायी विजय हो चुकी है भारत में अंग्रेज़ों की। अब यहाँ से हम कूदने वाले हैं, यहाँ से हम कूदेंगे आगे की ओर, और यहाँ से हम कूदने वाले हैं कंपनी रूल पे। ठीक है, यहाँ से हम कंपनी रूल पे कूदेंगे।